नमस्कार। आज हम भ्रूण विज्ञान के इतिहास के बारे में बात करेंगे। भ्रूण विज्ञान का इतिहास बीएससी पार्ट फर्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट। इसमें भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी किस प्रकार से डेवलप हुई या उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। जनन व संतति का निर्माण तथा उसका विकास मानव के लिए चिरकाल से रुचि का विषय रहा है। हालांकि 19वीं शताब्दी में कोशिका विज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के पश्चात ही भ्रूण विज्ञान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाई। इस प्रकार भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी के विकास को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राचीन काल और आधुनिक काल, एंशिएंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो प्राचीन काल में प्राचीन ग्रंथों और अभिलेखों में भ्रूणकी के ज्ञान के बारे में उल्लेख मिलता है। 3000 से 1500 वर्ष पूर्व मिस्रवासियों ने भ्रूण के निर्माण व वृद्धि के बारे में अपने प्रारंभिक विचार प्रस्तुत किए। मिस्रवासियों ने जन्म नियंत्रण तथा गर्भपात पर भी कुछ विधियाँ बताई थी। अतः मिस्र के अभिलेखों का भ्रूणकी के प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। भारतीय धर्मग्रंथों में भी ईसा के 600 वर्ष पूर्व लिखे ग्रंथों में जीवों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी तथा ईसा पश्चात दूसरी व तीसरी शताब्दी में भारतीय धर्म ग्रंथ सुश्रुत संहिता में माता के गर्भ में शिशु का परिवर्तन का वर्णन किया गया। जीवों के परिवर्तन के विषय में यूनानी दार्शनिकों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें प्रमुख एम्पिडोक्लेस, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, हेरोफिलस, गैलेन मुख्य हैं। 5वीं शताब्दी में बीसी एम्पिडोक्लीस ने शिशु का निर्माण आंशिक रूप से नरजनक तथा आंशिक रूप से मादाजनक द्वारा होना बताया था। इसी प्रकार हिप्पोक्रेटिस ने 460 से 377 ईसा पूर्व मुर्गी के अंडे के परिवर्तन की जानकारी दी। अरस्तु ने 384 से 372 ईसा पूर्व मुर्गी के अंडे में भ्रूण की उत्पत्ति के अलावा विभिन्न जीवों के भ्रूणों का अध्ययन किया तथा एक पुस्तक डी जनरेशन एनिमेलियम लिखी। अरस्तु के अनुसार भ्रूण के निर्माण के लिए माता आवश्यक पदार्थ तथा नर अर्थात पिता वीर्य सीमन प्रदान करता है, जिससे भ्रूण विकास के लिए प्रारंभन होता है। अरस्तु ने बताया कि भ्रूण का परिवर्तन माता के रक्त से होता है। अरस्तु को भ्रूणकी का जनक या फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु ने ही एम्ब्रियन शब्द की रचना की थी। हेरोफिलस तथा गैलेन ने बताया कि मादा में अंडाशय ही भ्रूणोद्भव हेतु पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं। गैलेन के अनुसार 17वीं शताब्दी तक अन्य विज्ञानों के अनुसार भी भ्रूणकी में भी कुछ खास प्रगति नहीं हुई, अतः इस काल को डार्क एजेस कहा जाता है। आधुनिक काल में 17वीं शताब्दी के पश्चात से सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो चुका था, जिससे सूक्ष्मदर्शी संरचनाओं का अध्ययन जैसे शुक्राणु और अंडाणु का अध्ययन आसान हो गया। अरस्तु के पश्चात उसके विचारों की दो विचारधाराएं प्रस्तुत हुई, जिनमें एक विचारधारा को प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं, एक अन्य विचारधारा को एपीजेनेसिस या अनुजननवाद कहा जाता है। पूर्व जननवाद अर्थात प्री फॉर्मेशन थ्योरी और अनुजननवाद अर्थात एपीजेनेसिस थ्योरी। पूर्व जननवाद के अनुसार इस सिद्धांत को जेम
स्वारमर्डन ने 1666 में प्रस्तावित किया था। मेलपीजी ने 1673 एवं बोनेट ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार भ्रूण में शुरू से ही वयस्क का लघु रूप यानी कि मिनिएचर अंडाणु या शुक्राणु में पाया जाता है, जो परिवर्तन के दौरान वृद्धि एवं स्थायी होने से भ्रूण में तथा बाद में वयस्क में परिवर्तित होता है। इस सिद्धांत को पूर्व रचना सिद्धांत या प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहा गया तथा इस पर विश्वास रखने वाले वैज्ञानिक पूर्व रचनावादी या प्री फॉर्मेनिस्ट्स कहलाए। इस मत को मेलपीजी, हेलर, बोनेट, स्पेलेजानी आदि वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया। इन वैज्ञानिकों का मानना था कि ये लघु रूप अंडाणु में होता है, जिसे शुक्राणु द्वारा उत्तेजित कर परिवर्धन हेतु तैयार किया जाता है। इनको ओविस्ट या अंडज नाम दिया गया। ल्यूवेनहॉक, हार्ट्सहोकर आदि वैज्ञानिकों के अनुसार लघु रूप जो मिनिएचर होता है शुक्राणु में पाया जाता है। इन वैज्ञानिकों को स्पर्मिस्ट कहा गया। डच ऊतक विज्ञानी निकोलस हार्ट्सहोकर ने 1694 में ये विचार रखा कि मनुष्य के शुक्राणु में लघु रूप पाया जाता है, जिसे होम्युनकुलस या छोटा मनुष्य लिटिल मैन कहा गया। ये अंडाणु में घुसकर पोषण प्राप्त कर वृद्धि करते हैं। काफ़ी लंबे समय तक इस सिद्धांत पर वाद विवाद जारी रहा, लेकिन 1824 में प्रीवोस्ट एवं ड्यूमास ने इस मत को अमान्य करते हुए प्रमाणित किया कि अंडाणु व शुक्राणु में जीव के लघु रूप नहीं पाए जाते हैं। पश्च जनन सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्मदर्शी की क्षमता बढ़ने के साथ साथ ये लगभग स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार का लघु रूप शुक्राणु या अंडाणु में नहीं पाया जाता है। इसे पूर्व जननवाद के विरोध में अनेक तथ्य जुटते गए। सेंट हिलेरे ने मुर्गी के निषेचित अंडों को वार्निश तथा मोम से ढककर चूजे प्राप्त किए, जो विकृत और असामान्य थे। इस प्रयोग से ये तथ्य प्रमाणित हुआ कि अंडे में स्वयं में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वे नया चूजा बना सके। इसके लिए बाहरी ताकतों विस एसेंशियलिस का होना बहुत आवश्यक होता है। उन्होंने इस प्रकार की बाहरी ताकतों द्वारा बनने की प्रक्रिया को पूर्व जननवाद के द्वारा बनने की प्रक्रिया को नकारा और इसके लिए कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने अंडों तथा उनके परिवर्तन का क्रमबद्ध अध्ययन किया तथा प्रतिपादित किया कि भ्रूण का विकास क्रमशः विभेदन की प्रक्रिया द्वारा होता है, न कि पूर्व में उसका लघु रूप पाया जाता है। बेयर की पुस्तक डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल के पश्चात पूर्व जननवाद या पूर्व रचनावाद की मान्यता लगभग खत्म हो गई। स्लाइडन व स्वान द्वारा प्रतिपादित कोशिका सिद्धांत ने पूर्व रचनावाद का खंडन करने के लिए अंतिम दलील का काम किया तथा उसके पश्चात एक नई धारणा अनुजनन या पश्च जनन सिद्धांत, जिसे एपिजेनेसिस थ्योरी कहा जाता है, का विकास हुआ। इसके अनुसार भ्रूण का प्रारंभ नर व मादा दोनों युग्मकों के मिलन के फलस्वरूप होता है। इसी कारण भ्रूण में माता व पिता दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि अरस्तु के समय से ही इस धारणा को माना जाता था, पर इसे पश्च जनन या एपिजेनेसिस नाम विलियम हार्वे ने अपनी पुस्तक ऑन जनरेशन ऑफ एनिमल्स में दिया था। हार्वे की इस पुस्तक का एक वाक्य एक्स ओवो ओमनिया अर्थात ऑल क्रिएचर्स कम फ्रॉम एन एग, समस्त जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं, अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार कैस्पर फ्रेडरिस वाल्फ ने अपनी पुस्तक थ्योरिया जनरेशने में बताया कि मुर्गी के अंडों में चूजों का पूर्व रचित लघु रूप नहीं पाया जाता है। उन्होंने बताया कि भ्रूण का विकास अंडे में उपस्थित कणों
ये धीरे धीरे व्यवस्थित होकर अंगों के निर्माण से होता है। इस प्रकार जो आधुनिक सिद्धांत है उसमें दोनों विचारधाराओं में एपिजेनेसिस की थ्योरी उत्पन्न हुई और एपिजेनेसिस के अनुसार नर और मादा के जो शुक्राणु और अंडाणु है वो मिल करके एक भ्रूण का निर्माण करते हैं और भ्रूण के पश्चात एक जंतु का निर्माण होता है। अगले लेक्चर में हम बेयर का सिद्धांत, पुनरावर्तन का सिद्धांत या जातीयावर्तन का सिद्धांत और जर्म लेयर कंसेप्ट, जनन द्रव्य सिद्धांत आदि की बात करेंगे। धन्यवाद।